हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। यदि आप हिंदी माध्यम से आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि सर मैं मेहनत तो कर सकता हूं पर नंबर आने चाहिए, तो ये उसी के लिए है। तो देख बच्चे, इसका क्लियर एम है कि अगर आप मेहनत कर सकते हो और आप हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हो तो आप इंग्लिश मीडियम वालों से भी आगे निकल सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे चीजों को तो, और ये टॉपिक आव्यूह तथा सारणिक काफी ज्यादा स्कोरिंग है जेईई मेंस और जेईई एडवांस। जेईई मेंस में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं और जेईई एडवांस में भी 3 क्वेश्चन आते हैं। तो बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है और इसको अपन पढ़ेंगे पूरा जीरो टू आईआईटी हीरो। तो देखिए बच्चे, और इसको मैंने एकदम इफेक्टिव बनाने के लिए, अरे बहुत ही टाइम इफेक्टिव हो, तो मैंने ये मैट्रिक्स और ये जो डिटरमिनेंट है उनको मिक्स करके पढ़ा है। तो देखो, अभी तक अपन 5 लेक्चर कर चुके हैं, उसमें अपन ने कुछ अवयव है मतलब इस मैट्रिक्स का कुछ पार्ट पढ़ा था और अब अपन शुरू करने जा रहे हैं सारणिक। तो आज के लेक्चर से अब अपन सारणिक पढ़ेंगे, फिर अपन वापस से मैट्रिक्स पढ़ेंगे। तो ये एकदम मिक्स चलेगा, ये दोनों टॉपिक मिक्स चलेंगे। पर अगर आपने पूरा देख लिया ना तो कोई दिक्कत नहीं होगा और इतना कम टाइम में आप पूरी चीजें कर पाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं ऐसे ही वीडियोस आते रहें तो बिल्कुल शेयर सब्सक्राइब, देखो उनके बिना कुछ नहीं होने वाला, मैं खुद बता रहा हूं और तुम खुद देख लेना। अगर ऐसा अभी तक नहीं हुआ, जिसने भी कुछ बोला उसने फिर पेड कोर्स शुरू करके खत्म करा, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ध्यान से सुन लो, अगर आपको चाहिए तो बिल्कुल आपको ये काम करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन है नहीं। और नहीं चाहिए तो फिर ठीक है, जो भी हो जैसा भी हो देखे जाएगा। तो देखिए बच्चे, शुरू करें। तो बहुत अच्छे से बैठ जाओ, अपन बड़े अवयव आज सारणिक का बिल्कुल पहला लेक्चर है। कैसे मान निकालते हैं, क्यों निकालते हैं, वो सब कुछ अपन देखेंगे। हाँ, मुझे पता है सारणिक का मान तुम्हें निकालना आता है, पर उसके पीछे क्या लॉजिक है, कैसे वो आया है, वो सब चीजें देखेंगे। तो बिल्कुल बच्चे चलिए सारणिक। अब ये आपको ऐसा लग सकता है कि सर ये क्या बकवास कर रहे हो, क्या जरूरी है इसकी? तो मैं बता दूं आपको, बिल्कुल हर एक लाइन बहुत कीमती है। तो वो समझते हैं। दो ऊर्ध्वाधर रेखाओं के बीच में संख्याओं या फलनों के वर्गाकार व्यूह को अवयव कहते हैं। ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि दो वर्गाकार सारणिक वर्ग अवयव से संबंधित एक मान होता है। क्या होता है? एक मान होता है। सारणिक क्या होता है बच्चे? एक मान होता है। किससे संबंधित? वर्ग अवयव से संबंधित। मतलब ये किसका निकलेगा? मतलब वर्ग अवयव का ही निकलेगा। वर्ग अवयव, वर्ग मतलब जिसका क्रम, जिसमें पंक्तियां और स्तंभों की संख्या और पंक्तियों की संख्या बराबर होगी, उसी का सारणिक निकलेगा। ध्यान से सुन ले, पहले वर्ग अवयव का होता है और एक क्या होता है? मान होता है। सारणिक कुछ भी नहीं है, एक मान है। जबकि ध्यान रखना, जो मैट्रिक्स था ना तुम्हारा, वो कुछ मान नहीं था, वो एक व्यवस्था थी बस केवल। तो ये एक मान होता है, ये एक मान होता है। और ये किसका निकलता है? केवल वर्ग अवयव का ही निकलता है। और वर्ग अवयव एक के सारणिक को या तो ऐसे निरूपित करते हैं। ध्यान दें, ये वही मॉडुलस जैसे वाला ही साइन है, डिटरमिनेंट ऑफ ए, इसको ऐसे पढ़ते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए का सारणिक, या फिर ऐसे। तो ऐसे निरूपित करते हैं या ऐसे निरूपित करते हैं, ये ध्यान रखना। और जो सबसे पहला सारणिक आता है वो आता है 1 क्रॉस 1 का। तो देखिए बच्चे, 3 का सारणिक क्या होता है? 3 ही होता है। -3 का सारणिक क्या होता है? -3। ये मॉडुलस नहीं है, ध्यान सुन लेना। यहां पे ये है सारणिक ऑफ -3। कितना होता है? -3 ही होता है भाई। यहां पे लिखना पड़ेगा ये सारणिक है। तो सारणिक अगर अपने वो -3 का निकालना तो -3 ही होता है। और कुल मिला के अगर के किसी संख्या का सारणिक मान निकाल, मतलब किसी भी एक नंबर का, ये सारणिक है बच्चे 1 क्रॉस 1 का, ये 1 क्रॉस 1 का सारणिक है, तो इसका मान के ही आएगा। ये बात अपने को पता होनी चाहिए। इसके बाद तो ये था 1 क्रॉस 1 का सारणिक मान। अब आता है बच्चे, यदि ये ए है, ए बी सी डी, तो ए का सारणिक मतलब ये अवयव है था। देखिए बच्चे, ध्यान से देखिए, ये अवयव है था ये जो ए बी सी डी था, ये अवयव है था, मैट्रिक्स था ये। और इसका सारणिक, अगर मुझे इसका सारणिक लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? ऐसे, यहां पे ऐसे लिखूंगा या फिर ऐसे, मतलब ये लाइनें ऐसी हो जाएंगी।
ये लाइन यहां पे ऐसा ये होता था, यहां पे ये हो जाएगा। और इसका मान कैसे आता है, इसका मान कैसे आता है, तो बच्चे ध्यान से देखिए, ए बी सी डी जो था, तो इसको इससे गुणा करो तो ए डी। ध्यान से देखिए इसका मान कैसे निकालते हैं, इसको इससे गुणा करो ए डी, और फिर क्या करना पड़ेगा आपको, फिर क्या करना पड़ेगा, इसको इससे गुणा कर दो माइनस का बी सी। क्या बोला मैंने, इसको इससे ए गुणा डी माइनस बी गुणा सी, इसको इससे ए डी माइनस बी सी, तो ये अपना मान आएगा, ये अपना मान आएगा। तो मतलब 2 क्रॉस 2 के सारणिक का मान बहुत आसान है, इसको इससे गुणा करो ए डी माइनस बी सी। और बहुत से लोग जिन्होंने देख रखा है वो थोड़ा सा स्पीड में देख ले, स्किप ना करे, बस स्पीड में देख ले। स्किप करते ही आप वो अपना जो कॉन्फिडेंस है वो नहीं आएगा, तो फिर दिक्कत होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए जिसको आता है वो थोड़ा स्पीड में देख सकता है। तो ए डी माइनस बी सी, इसका मान ऐसे निकलता है। क्या ये बात क्लियर है? बिल्कुल। और जिनको नहीं आता वो ध्यान दे, ये इस प्रकार से परिभाषित है। अरे सर इसका प्रूफ क्या? प्रूफ नहीं बावले बच्चे, ये परिभाषित किया गया है ऐसे कि इसका मान निकालना हो तो ये करेंगे, ये परिभाषा है इसकी। क्लियर है क्या? और फिर परिभाषा ये आ गई कि अब 3 क्रॉस 3 का होगा तो क्या होगा, 4 क्रॉस 4 का होगा तो क्या होगा। तो अगर आज मैं आपको पूछूं कि 4 क्रॉस 4 के सारणिक का 3 क्रॉस 3 का मुझे पता है, आता है आपको, अगर A1 B1 C1 D1 ऐसा मैं लिख के दे दूं, क्या आप मुझे इसका मान बता सकते हैं? क्या आप मुझे इसका मान बता सकते हैं? हाँ क्या आप मुझे इसका मान बता सकते हैं? मतलब हाँ, अपने सिलेबस में नहीं है ऐसा, ऐसी बकवास नहीं पूछी जाएगी अपने को, पर कहना ये चाह रहा हूं मैं कि ऐसे सारणिक का भी मान क्या निकाला जा सकता है, तो कैसे निकालेगा। और इस पे जो जनरल इसका मान तो नहीं पूछेगा, पर इस पे बेस्ड जो रिजल्ट है वो पूछ सकता है। तो इसलिए ध्यान दे बच्चे कि हाँ, अब आपको, मुझे पता है इसका मान निकालना आता है, इसका मान भी पता होगा, और 3 क्रॉस 3 का भी मान आप निकालना जानते हैं, मुझे पता है फिजिक्स में मैथ्स में कहीं तो सीखा होगा, और नहीं सीखा तो पूरा देखना ही है। तो बच्चे चलिए, अब 2 चीजें आती है जिनसे मिलके ये सारणिक के मान, जैसे 4 क्रॉस 4 की सारणिक हो या उससे बड़े क्रम की सारणिक हो, उसका मान अपन निकाल सकते हैं। तो वो चीजें हैं, ये छोटा सा चीज है, बस एक बार ध्यान से देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो देख बच्चे क्या है, एक तो है उपसारणिक, उपसारणिक मतलब माइनर, और एक है सहखंडज या सहखंड, कोफैक्टर्स, कोफैक्टर्स। ये 2 चीजें हैं जहां से अपन सारण किसी भी क्रम के सारणिक का मान लाएंगे। तो देखिए बच्चे, किसी अवयव Aij का उपसारणिक, किसी अवयव Aij का उपसारणिक, उपसारणिक को m से दर्शाएंगे। और ये भी ध्यान रखें, यहाँ पे जो आपकी बोर्ड क्लासेस में है वहां पे ये m से नहीं, शायद किसी और ही चीज से दर्शाया गया है, a या कुछ और से, तो वो एक थोड़ा सा ध्यान दें, यहाँ पे डिफरेंस है। तो किसी अवयव का उपसारणिक Mij कैसे प्राप्त कर सकते हैं? उस अवयव से जाने वाले पंक्ति तथा स्तंभ को हटाने के बाद बची सारणिक का मान होता है। मतलब कोई भी अवयव हो, उसका अगर उपसारणिक निकालना है तो कैसे निकालोगे? जैसे मान लो ये है A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, इसके किसी भी अवयव का मुझे निकालना है उपसारणिक। जैसे इसने क्या बोला, Aij का उपसारणिक उस अवयव से जाने वाले पंक्ति तथा स्तंभ को हटाने के बाद बची सारणिक का मान होता है। जैसे मान लो मुझे इसका निकालना है, तो इसका मुझे उपसारणिक निकालना है, तो मैं इसको हटा दूंगा और इसको हटा दूंगा। और अब बची हुई चीज है, बची हुई देखो, बचे हुए क्या है, इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, तो बची हुई जो चीज है उसका सारणिक मान क्या होगा? A1 C1 A2 A3, ये क्या? तो मतलब इस वाले अवयव का अगर आपको उपसारणिक निकालना है तो इसको हटा दो और इसको हटा दो। मतलब इस अवयव से जाने वाले स्तंभ तथा पंक्ति को हटा दो, तो जो बचेगा ये उपसारणिक है। ये उपसारणिक है किसका? उपसारणिक है ये किसका? किसका उपसारणिक है? B2 का। B2 का उपसारणिक है ये, समझ गए? इसको हटा दो और इसको हटा दो, ये बोलना चाहता है। किसी भी अवयव का उपसारणिक उस अवयव से जाने वाले पंक्ति तथा स्तंभ को हटाने के बाद बची सारणिक मान होता है। तो मतलब उपसारणिक एक चीज परिभाषित की गई है, किस लिए? ताकि अपन बड़े बड़े अवयवों का मान निकाल पाए या उनके लिए जनरलाइजेशन कर पाए।
तो इसलिए ये हुआ है। हाँ, अब एक और चीज आता है, एक चीज और आता है सहखंडज, किसी अवयव का सहखंड Cij। तो इसको प्राप्त करना बहुत आसान है, बस उसमें कुछ नहीं करना है, एक ये इससे Mij को इससे मल्टीप्लाई कर दो, Mij को इससे गुणा कर दो, बस -1 की पावर i प्लस जे, -1 की पावर i प्लस जे, मतलब जो Ij है ना यहाँ, ये इसकी पावर -1 की, मतलब कुल मिला के यहां से कभी ये प्लस आएगा कभी ये माइनस आएगा। तो ये इतनी सी बात है बच्चे, कभी ये प्लस का कभी ये माइनस का। तो अगर देखो Mij आ जाएगा तो Cij तो अपने आप ही आ जाएगा, जैसे ये अपन ने निकाला था। अब इस वाले अवयव के लिए, इस वाले अवयव के लिए ये क्या होगा, ये i का मान 2 और j का मान भी 2, इस वाले अवयव के लिए i भी 2 होगा और j भी 2 होगा। तो इसलिए इसी अवयव का अगर उपसारणिक मुझे ये Cij निकालना हो, Cij भाई i दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो इसलिए 2 2 आ जाए। तो इसका अगर निकालना हो तो ये आ जाए, और इसका मान भी निकाल सकते हो ना, देखो समझ गए, इसका मान कितना आ जाएगा, इसका मान कितना आ जाएगा A1C3 माइनस A3C2। इसका मान तो अभी भी निकालना सीखे ना, दिस गुणा दिस माइनस दिस गुणा दिस, तो ये इसका मान होता है। मतलब इसका उपसारणिक क्या आया, ये या ये ऐसे मान लो। और इसका अगर मुझे निकालना हो ये Cij, तो इसका मान भी क्या आ जाएगा, यहाँ i का मान 2 j का मान 2 डाल दो तो ये प्लस ही आ जाएगा, मतलब यही मान आ जाएगा। क्या क्या तो अगर इसका निकालना हो, अभी एग्जाम्पल क्वेश्चन के थ्रू करते हैं, बाकी ध्यान से देख लो बच्चे। Mij निकालने के लिए क्या करना है, उस अवयव से जाने वाले पंक्ति और स्तंभ को हटा दो, बाद में जो बचा वो सारणिक मान उसका होता है। बाकी इसके लिए ये फॉर्मूला याद रहना होगा, क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो चलिए बच्चे करते हैं। देखिए यदि ये है तो M11, M12, M21 ये सब कुछ याद करना है। तो इसके लिए सब कुछ याद करना है, तो बहुत ही आसान सा एग्जाम्पल है, वो लिखा हुआ भी है देखो यहाँ पे ना, तो बहुत ही आसान सा है। तो इसके लिए देखिए बच्चे, डेल्टा सबसे पहले अपन करते हैं A11, A12, A21, A22। तो अब बताइए बच्चे, सबसे पहले M11 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इससे जाने वाली इसको हटा दो और इसको हटा दो, ऐसा ही करोगे। अगर ये निकालना है आपको तो इसको हटा दो, इसको हटा दो, बच्चा कौन, ये इसका सारणिक मान। तो देखिए बच्चे, अगर इसका निकालना है तो इसको हटाओ, इसको हटाओ, बचा कौन, ये। तो मतलब ध्यान रखना, इसको हटाओ तो बचा ये, तो इसका मान आ जाएगा M11 का मान कितना आ गया, A22। देखिए बच्चे, इसको हटाया भाई, इससे जाने वाले इसको हटाया तो ये बच गया। तो इसका सारणिक मान ये खुद ही होता है क्या। ऐसे ही अगर मुझे 12 का चाहिए, M12 का चाहिए, तो बोलो बच्चे M12 का क्या होगा, M12 का इससे जाने वाले को इससे हटाओ और इसको हटाओ, तो बचा कौन, M12 चाहिए मतलब A12 का, तो इसको हटाओ तो बचा कौन, ये। तो मतलब समझ गए क्या। तो इसका क्या आ जाएगा ये, तो A21 का सारणिक मान। अब ये तो एक ही क्रम का है तो A21 ही आ जाएगा। और फिर इसका तो इसको हटाओ तो कौन बचा ये, तो M21 क्या आ जाएगा, इसको हटाया तो ये A12, समझ गए। और ऐसे ही M22 क्या आ जाएगा, इसको हटा दो, इसको मतलब इससे जाने वाले को इसको हटाओ तो ये 1 1 ये आ गया। तो ये आराम से आ जाएगा। और इसके बाद क्या करना है बच्चे, M11, M12 ये सब आ गए, M वाले सब आ गए। तो अब C का फॉर्मूला होता है, देखो Cij इक्वल टू -1 की पावर i प्लस जे और Mij, मतलब कुल मिला के Mij। जैसे C11 निकालना है तो यहां से निकाल लेंगे ना, C11 चाहिए तो क्या, -1 की पावर, इसमें i और j का जगह 1 1 डालेंगे, तो 1 + 1 इंटू Mij, M11। तो मान डाल दो, M11 का मान ये रहा। तो बताओ ये क्या हो जाएगा, -1 की पावर 2 तो 1 हो जाएगा, और M11 का मान A2 तो A2 हो जाएगा। और ऐसे ही C12 चाहिए तो कैसे करोगे, -1 की पावर यहाँ पे 1 और 2 डाल दो, तो 1 + 2 और M12। तो ये तो माइनस हो जाएगा। देखिए बच्चे, यहां से -1 की पावर 3 तो माइनस हो जाएगा, और ये मान M12 का मान A2। तो ऐसे निकाल लेंगे। ऐसे ही C21 मतलब -1 की पावर 2 + 1, भाई इसमें मान डाल दो ना यार, और M21। तो देखिए बच्चे, ये -1 की पावर 3 तो ये माइनस हो जाएगा, और M21 का मान ये रहा A12।
ऐसे ही C22 क्या आएगा, -1 की पावर 2 + 2 और M22। तो देखिए बच्चे, ये -1 की पावर 4 तो प्लस हो जाएगा और M22 का वैल्यू प्लस का A11। तो ये आपके C आ गई और ये आपके M आ गई। तो पहली बार जो निकाल रहे हैं थोड़ा सा प्रॉब्लम तो नहीं, मतलब उनके लिए तो ठीक है, बाकी जो पहले से जानते हैं वो थोड़ा स्किप कर दो भाई, आगे चीजें देखो। हाँ, तो आराम से कर सकते हैं क्या बच्चे, बताओ। तो कुल मिला के बहुत आसान है। बस अब देखो, एक अपन पैटर्न भी देख सकते हैं। C11 का क्या आया, प्लस का आया, मतलब इस वाले अवयव का कैसा आया, प्लस आया। इस वाले अवयव का कैसा आएगा, इन दोनों का योग कैसा है, माइनस। देखो 1 + 2 तो इनका योग 3 है, तो यहां से क्या आ जाएगा, माइनस। तो इसके लिए प्लस आया, इसके लिए माइनस आया, मतलब ये जो आया ना C वाला, और इसके लिए फिर से माइनस आया और इसके लिए फिर से प्लस आया। तो ये देखो साइन ही आ गया, इसके लिए प्लस, इसके लिए माइनस, इसके लिए प्लस, इसके लिए, मतलब जो ये लगा रहे हैं ना अपन यहाँ पे जो ये चिन्ह लगा रहे हैं ना बच्चों, इसका साइन बता रहा हूं मैं। ऐसे नहीं है कि मान आना चाहिए। देखो ये जो चिन्ह है ना, ये प्लस माइनस, तो ये यहाँ पे देखो इसका प्लस है, इसका माइनस, इसका माइनस, इसका प्लस। तो ये जल्दी के लिए अपन ध्यान में रख सकते हैं कि किसका प्लस आएगा, किसका माइनस। मतलब ये तो निकालना आता ही है, फिर वो प्लस माइनस लगाना होता है, तो वो यहां से आ जाएगा। नहीं, क्या बात कर रहे हो, ध्यान से सुन बच्चे, ध्यान से सुन, फिर थोड़ा सा मिस कर रहे हो आप। कि अगर देखो ये निकालना बहुत आसान है कि उसको हटाया उसको हटाया, ऐसे करके ये निकाल लेंगे। उसके बाद अगर ये लाने हैं, C लाने हैं, आपको सेखंड लाने हैं, तो इसके लिए प्लस या माइनस जो ये लगाना, देखो मान तो M वाला ही है, अरे भाई M ही है ना, M ही है, इसके आगे ये जो है ये प्लस या माइनस लगाना है, तो वो प्लस या माइनस अपन यहां देख सकते हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस, तो इसलिए वो देख रहे हैं। तो एक और क्वेश्चन करते हैं और ज्यादा क्लियर होगा। तो बच्चे बताइए, यदि ये है तो इसके लिए ये ज्ञात करो। तो पहले तो इसके लिए क्या ज्ञात करना है, इसके लिए मैं पूरा ही बता देता हूं, M12 ज्ञात करना है ना। M12 कैसे ज्ञात करेंगे, तो M12 बताइए बच्चे, ये पूरा 1 2 3 3 3 1 6 2 2। M12 मतलब ये किस कौन से अवयव का है, A12। A12 1 का मतलब पहली पंक्ति, ये तो पंक्ति होता है ना, पहली पंक्ति, और ये 2 का मतलब दूसरा स्तंभ। तो मतलब कौन से अवयव का है ये, पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तो ये अवयव है क्या। देखिए बच्चे ध्यान से देखिए, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो पहली पंक्ति उसमें दूसरे स्तंभ का ये अवयव। तो इस अवयव का निकालना है तो क्या करेंगे, इसको हटा दो, इसको हटा दो। अब जो बची हुई सारणिक है वो, तो M12 क्या होगा बच्चे, M12 क्या होगा बताओ बच्चे। तो M12 होगा इस सारणी का मान, जो बची हुई सारणी है 3162, इसका मान कैसे निकालेंगे, इसका मान कैसे निकालेंगे, 3 × 2। तो 3 × 2, देखिए 3 × 2, भाई सारणी का मान निकालना आता ना, इसको इससे गुणा करो, माइनस इसको इससे गुणा करो, तो 6 × 1, तो कितना आ जाएगा, 6 - 6 0 आ गया, तो ये 0 आ गया। तो M12 का मान 0 आ गया। अब C12 का मान निकालना है तो क्या करेंगे, -1 की पावर 1 + 2 × M12। तो ये कितना आ गया, -1, तो माइनस इंटू माइनस आ जाएगा, नहीं तो माइनस इंटू इसका मान 0, तो मतलब ओवरऑल 0 आ गया, 0 आ जाएगा। C12 का मान भी 0 आ गया और इसका मान 0 आया, तो इसका मान निकालना बहुत आसान था, -1 की पावर दिस + दिस × M12। तो समझ रहे हो, इसका मान निकालना है तो इसको और इसको हटा दो, फिर अपने आप आ जाए। अब एक और चाहिए C22, तो C22 चाहिए, अगर आपको ये चाहिए तो क्या करना होगा, तो इस बार भी एक बना लेते हैं, 1 2 3 3 3 1 6 2 2। अब C22 चाहिए, तो 2 तो 2 और 2, तो मतलब कौन से वाले की चाहिए बताओ, इस वाले एलिमेंट का चाहिए क्या, यही है ना C22। अरे भाई दूसरा और दूसरा तो यही है, तो इसको हटाओ और इसको हटाओ। अब बताओ C22 चाहिए, तो पहले आएगा M22। M22 कैसे आएगा, M22, तो इसको और इसको हटाओ तो क्या होता है 1 3 6 2। तो ये क्या है बच्चे, 2 - 6 × 3, भाई अरे ऐसे ना 1 × 2 माइनस दिस × दिस 6 × 3, तो कितना आ जाएगा 2 - 12, नहीं 2 - 18 मतलब माइनस का 16 आ गया M22 का मान, M22 का वैल्यू आ गया -16, क्लियर है क्या। तो ये इसका मान है। अब अपने को चाहिए क्या,
C22, तो C22 के लिए क्या करना पड़ेगा, C22 इक्वल टू -1 की पावर 2+2 इंटू M22। अब देखिए बच्चे ध्यान से देखिए, ये 2+2 ये तो 1 हो जाएगा प्लस का, तो ये 1 मतलब M22 हो गया इसका मान। अब M22 का मान कितना है, -16, तो -16। क्या ये बात क्लियर है? इसका आंसर आ जाएगा -16। तो ध्यान दे, बस सीधा सीधा अपने को ये निकालना है और ये निकालते ही ये निकालना, और बाकी कोशिश अपन इतना जल्दी करते हैं कि ये इतना टाइम ना लगे। तो जैसे ही मुझे पता चला मुझे निकालना है M22 का, तो मैं इसको और इसको हटा दिया। देखो बच्चे अपने इतनी जल्दी होनी चाहिए कि जैसे ही पता चला M22 निकालना है तो इसको हटाया, इसको हटाया, फिर क्या करा, 1 इंटू 2, मतलब इसका वैल्यू अपन ऐसे लिख देंगे, 1 इंटू 2 मतलब 2 -6 इंटू 3 तो -18, तो मतलब -16। इतना जल्दी लिखने की कोशिश करो, M22 निकालना है, मतलब इसको हटाया, अब बचा 1 इंटू 2, 2 -18 तो -16। अब जैसे ही C22 की बात करें तो ये आ गया -16। अब यहां पे क्या है 2 तो वो प्लस ही होगा, क्यों प्लस होगा, अरे भाई 2+2 है ना, तो प्लस ही होगा, तो इसलिए प्लस हो जाएगा, तो मतलब यही आंसर है। तो कोशिश करो ऐसे। अब जैसे इसमें अपन बात करें माइनस प्लस की, तो देख बच्चे इस वाले में क्या है, प्लस चिन्ह आएगा, क्यों, इसके लिए A11, अरे A11 हो तो इसका प्लस आएगा, इसका क्या आएगा, माइनस आएगा, इसका क्या आएगा, प्लस आएगा, इसका क्या आएगा, ये क्या है 2 1, तो इसके लिए माइनस आ जाएगा, इसके लिए प्लस आ जाएगा, और इसके लिए माइनस आ जाएगा। मतलब साइन जो यहाँ पे साइन लगाते हैं ना, ये लास्ट में, ये इस साइन की बात कर रहा हूँ, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, ऐसे चलता रहता है, ये अल्टरनेट साइन चलते रहते हैं, और इन साइन का कुछ मतलब ही है, वो मैं आगे समझाऊंगा आपको, बस अभी तो आप देखो कि हाँ ऐसे ऐसे प्लस माइनस, मतलब देखो यहाँ प्लस है, फिर इधर माइनस, इधर भी माइनस, मतलब आगे जाने पे वो बदलता रहता है। हाँ तो ये वाली चीज है, थोड़ा ध्यान से देखिए, तो आप पहले दो तो आराम से कर पाएंगे, तीसरा करने में थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा। n क्रम के सारणिक के लिए कुल अवयवों की संख्या, अगर n क्रम का सारणिक है, n क्रम का मतलब n क्रॉस n, तो इसमें कुल अवयव कितने होंगे, बच्चे, A11 A12 और A1n, A21 A22 A2n, और ऐसे ही AN1 AN2 और ANn। तो ये n क्रम का सारणिक है, n क्रम का सारणिक, इसमें कुल अवयव, तो एक पंक्ति में n और इधर भी n, तो n गुणा n को, तो कुल अवयवों की संख्या क्या हो जाएगा, n गुणा n बराबर n स्क्वायर। ये तो सब समझते हैं ना भाई। अरे n क्रम का सारणिक बोला क्यों, अरे वो क्रम वरम वही है जो अव्यूह वाले थे, वही क्रम है n क्रम, क्योंकि वर्ग अव्यूह का होता है, इसलिए n क्रम बोला मतलब n क्रॉस n, तो n स्क्वायर हो जाएंगे। विकिरण अवयवों की संख्या, अब इसके विकिरण में कितने अवयव आएंगे, तो विकिरण में कितने आएंगे, 1 2 और n, तो कितने आएंगे अवयव, विकिरण में अवयव आएंगे n। अब है उन अवयवों की संख्या जिनके उपसारणिक तथा सहखंड बराबर हैं, उन अवयवों की संख्या जिनके उपसारणिक तथा सहखंड हमेशा बराबर होंगे। ये एक बात और जोड़ लेना वही, हमेशा बराबर हो, नहीं थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि जैसे मान लो 0 आ गया तो बराबर ही हो जाएगा। तो इसलिए उन अवयवों की संख्या जिनके उपसारणिक तथा सहखंड हमेशा बराबर होंगे, तो वो कैसे निकालेंगे, तो वो निकालने के लिए क्या है बच्चे, Mij बराबर नहीं सॉरी Cij बराबर क्या होता है, Cij बराबर क्या होता है, m -1 की पावर n i प्लस j इंटू Mij, यही होता है क्या। अब इसने क्या बोला, उन अवयवों की संख्या जिनके उपसारणिक तथा सहखंड बराबर होते हैं, मतलब इसने क्या बोला कि Mij बराबर Cij होना चाहिए। अभी तो मैं इसको क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही कर रहा हूं कि Mij बराबर Cij होना चाहिए, ये तो अपन जानते हैं, हम जानते हैं, ये तो जानते हैं अपन, और इसने पूछा Mij और Cij बराबर हो जाए, मतलब Mij बराबर Cij का मान रख दो यहां से उठा के, तो -1 की पावर n i प्लस j Mij, ये हो गया। तो ये दोनों बराबर कब होंगे और हमेशा बराबर कब होंगे, हमेशा बराबर होने का मतलब ये है बच्चे कि हमेशा मतलब ये तो 0 नहीं होगा ना हमेशा, तो इसको काट सकते हैं, मतलब 1 बराबर i -1 की पावर i प्लस, क्या बोला मैंने, हमेशा लिखा है इसलिए इसको काट सकते हैं, मतलब
उसका सारणिक, नहीं तो ये होगा ना यार इसका मान 0 हो गया तो ये और ये बराबर हो जाएंगे, पर हमेशा का मतलब ये 0 नहीं होगा तो इसको काट सकते हैं। मतलब बेसिकली बात ये है कि इसका मान 1 आना चाहिए, मतलब हमेशा बराबर तभी होंगे जब इसका मान क्या आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। देखो इसका मान प्लस आ जाएगा तो ये और ये बराबर ही हो जाएंगे क्या भाई, इन दोनों का रिश्ता है ऐसा। अगर इसका मान प्लस आ गया तो ये और ये बराबर ही हो गया, चाहे जो मान इसका रहे, अगर इसका मान प्लस आ गया तो ये दोनों बराबर ही होंगे क्या, तो ये बराबर होंगे। अब ये बराबर कब होंगे, ये बराबर कब होंगे, जब मतलब इसका मान 1 कब आएगा, इसका मान 1 कब आएगा, इसका मान 1 कब आएगा, जब i प्लस जे क्या होगा, i प्लस जे क्या होगा, सम होगा। तो अब देखो बच्चे i प्लस जे सम कब होगा, तो i प्लस जे का मान या तो विषम होता है या तो सम होता है। ध्यान से सुनना, अब i प्लस जे का मान या तो सम होता है या तो विषम होता है, दो ही पॉसिबिलिटी है क्या। तो सम कब होगा, तो मैं क्या बोलूंगा, आधी बार सम होगा और आधी बार विषम होगा, हाफ हाफ होंगे क्या। अरे यार ये छोटा सा कंसेप्ट बाइनोमियल में भी बताया था। बाकी देखो अगर मैं आपको बोलूं 1 2 3, इसमें कितनी सम संख्याएं हैं, तुम बोलोगे सर 1 से 100 तक लिखा है तो 50 सम 50 विषम, मतलब आधी संख्याएं सम होंगी आधी संख्याएं विषम होंगी। अगर मैं ये बोलूं 1 2 3 से लेके 100 और 101, तो इसमें कितना सम कितना विषम। तो अगर तुम रफली बोलोगे तो मुझे ये बताओगे सर आधे सम होंगे आधे विषम होंगे। अगर मैंने पूछा ये संख्याएं लिखी हुई है इनमें कितने सम कितने विषम, तो तुम बोलोगे आधी सम आधी विषम। पर 102 1 का तो आधा होता ही नहीं है, 101 का तो आधा होता ही नहीं है। तो फिर 101 का आधा करने का दो तरीका है कि 101 प्लस 1/2 और एक है 101 माइनस, कि या तो +1 करके कर लो या तो -1 करके कर लो। तो देखो 50 और 51 आ गया, मतलब 101 का आधा नहीं होता तो उसका आधा करने का तरीका क्या है कि 101 + 1/2 या 101 - 1/2, मतलब ऐसे कर लो। तो ये एक एग्जांपल से मैं समझा रहा हूं, तो इसको आधे करने के दो तरीके थे। अब बताओ 51 सम संख्याएं होंगी कि विषम, तो विषम संख्याएं 51 होंगी। क्यों, क्योंकि ये विषम से ही शुरू हो रहा है, ये विषम से ही शुरू हो रहा है ना, विषम से ही शुरू हो रहा है ना, इसलिए ज्यादा कौन सी संख्याएं होंगी, विषम संख्याएं ज्यादा होंगी। क्यों, क्योंकि ये शुरू विषम से हो रहा है। भाई ये अगर सम से शुरू होता तो सम वाले ज्यादा होते, पर ये शुरू कहां से हो रहा है, विषम संख्या से हो रहा है, मतलब ये विषम संख्या के फेवर में है, विषम संख्या के पक्ष में है, ये विषम संख्या के पक्ष में है। क्यों, क्योंकि विषम संख्या से शुरू हो रहा है, इसलिए 101 में 50 सम संख्याएं और 51 विषम संख्याएं होंगी। ये आपको बात, ये लॉजिक पता होना चाहिए यार। आधे सम आधे विषम ये तो पता ही है ना। अब आधे नहीं हो रहे तो फिर आधे करने के दो तरीके, जैसे 1 से 100 तक संख्याएं दी तो तुमने बोल दिया 50 सम 50 विषम, मैंने 101 कर दी तो अब आधा नहीं हो रहा। तो फिर 101 के आधे करने के दो तरीके होते हैं, 101 + 1/2 या 101 - 1/2। तो 51 और 50 आए, 51 और 50। अब विषम संख्या मतलब ज्यादा वाला कौन होगा, तो ये विषम ज्यादा होंगे। क्यों, क्योंकि यहां से स्टार्ट हो रहा है। तो यही बात ये है बच्चे, i + j का मान सम होना चाहिए। तो देखो ये कितने अवयव है बच्चे, कुल कितने अवयव है, n²। n² कुल अवयव है, तो उन अवयवों की संख्या जिनके सारणिक उपसारणिक हमेशा बराबर होते हैं, तो क्या आधा, ये लिख दूं क्या, आधा लिख दूं क्या बच्चे, अरे आधे लिख दूं क्या, उन अवयवों की संख्या मतलब आधे, अरे आधे नहीं आधे, अरे आधा, हाफ। कुल अवयव कितने थे, n², तो इसका आधा, n² का आधा ऐसे लिख देते, n² का आधा, n² के आधे है ना, ये लिख देते। चलो n² कुल अवयव थे, उसके आधे अवयवों के ये दोनों बराबर होंगे। अब आधे कैसे करें, तो देख बच्चे ध्यान से सुन, अब ध्यान से सुन कि अगर n सम हुआ तो आधा हो जाएगा सीधा सीधा n²/2। अरे अगर n का मान सम हुआ तो n² भी क्या हो जाएगा, सम, तो मतलब उसके तो आधे हो ही जाएगा सीधा। पर अगर n विषम हुआ तो फिर इसके आधे करने के दो तरीके होते हैं, इसके आधे करने के दो तरीके होते हैं, या तो करो कैसे, अगर n² विषम हुआ तो इसके आधे, या तो n² में +1/2 करो या n² में -1/2 करो। तो इस अगर n विषम हुआ तो फिर n² का आधा तो नहीं होगा, तो उसमें या तो एक जोड़ के या तो एक घटा के। अब इसमें से अपना आंसर कौन सा होगा,
तो इसमें से अपना आंसर कौन सा होगा? तो देख बच्चे, अपना आंसर कौन सा होगा, तो उसके लिए ध्यान से देखिए, इसका ये, इसके लिए आई प्लस जे क्या आ रहा है? आई प्लस जे क्या आ रहा है? 2, जो कि सम है, जो कि क्या है? सम है। आई प्लस जे सम है, तो मतलब सम से शुरू हो रहा, मतलब ये किसके पक्ष में है? सम के पक्ष में। और अपने को भी सम ही चाहिए, अपने को भी आई प्लस जे का मान सम चाहिए, तो आई प्लस जे का मान सम आ रहा है, इसलिए सम वाले ज्यादा होंगे, मतलब, और आई प्लस जे सम ही चाहिए तो सम वाले ज्यादा होंगे, तो ये आंसर। ये बहुत टफ भी हो सकता है कुछ बच्चों के लिए, और कुछ बच्चों के लिए ऐसा है। तो अगर आपने पहले ये कंसेप्ट नहीं देख रखा तो आपको लीजिए, तो देखिए n जब सम होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? n का मान सम होगा तो ये होगा, और n का मान विषम होगा तो ये होगा। तो ये दो इसके आंसर है, n पे डिपेंड करते हैं, या तो ये नहीं होगा। क्यों ये हुआ? क्योंकि देखो इन दोनों में से जब n विषम होगा तब आधा करने के दो तरीके, अरे ये ना 101 + 1 या 101 - इन दोनों में से आंसर कौन सा होगा? वो डिपेंड करता है कि ये शुरू कहां से हो रहा है। तो शुरू आई प्लस जे सम से हो रहा है और वही अपने को चाहिए, तो इसलिए ये हो जाएगा प्लस वाला। तो थोड़ा अब ये भी हो सकता है एक चांस कि कुछ बच्चों को ये बिल्कुल भी नहीं समझ आया, तो वो जाके वापस देखें कि अपने को करना क्या है कि ये और ये बराबर हो जाएं। देखो ये अगर मैं सीधी भाषा में बताऊं तो ये और ये बराबर हो जाएं। ये दोनों बराबर कब हो जाएंगे? जब इसका मान प्लस का आ जाएगा। इसका मान क्या आ जाएगा? प्लस का आ जाएगा। ये प्लस कब आएगा? जब आई प्लस जे सम होगा। और आई प्लस जे इसमें सम कितनी बार होगा? तो वो होगा कुल अवयवों में आधी बार सम होएगा, आधी बार विषम होएगा, तो उस हिसाब से अपन ने ये आंसर। तो बच्चे हो सकता है ये अपनी ही प्रॉब्लम हो, तो कोशिश करो सिंपल तरीके से सोचने की, या फिर एग्जांपल लेके सोचने की, जैसे अपने पिछला किया था। देखो इसमें ये देखो प्लस के कितने हैं इसमें प्लस के कितने हैं? 1 2 3 4 5, ये 5 कैसे आएगा? इसमें कुल अवयव है 9, तो 9 + 1/2, तो देखो ये 5 आ रहा है क्या? मतलब इसमें जितनी जगह प्लस है तो उन दोनों का MIJ और CIJ बराबर होगा। तो देखो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, तो इसमें 5 है। तो ये ऐसे एग्जाम्पल लेके के कर लो, अगर ऐसे नहीं सोच पा रहे तो बाकी सोच सकते हैं, कोशिश करो, बिल्कुल होएगा। हाँ, अब ये है किसी भी क्रम का सारणिक, किसी भी क्रम, डिटरमिनेंट फॉर एनी ऑर्डर, किसी भी क्रम का सारणिक कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए बच्चे इसको परिभाषित किया गया है। इसको क्या किया गया? परिभाषित किया गया। देखो वर्ग अवयव का सारणिक किसी भी एक पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयवों को संगत सहखंडों से गुणा करके जोड़ने पर प्राप्त होता है। ध्यान से पढ़िएगा, क्या बोला? वर्ग अवयव के सारणिक किसी भी एक पंक्ति, कोई सा भी एक पंक्ति ले लो या फिर कोई सा भी एक स्तंभ ले लो, के अवयवों को संगत सहखंडों से गुणा करके जोड़ने पर प्राप्त होता है। पहले गुणा करो उनको, अवयवों को गुणा करना है संगत सहखंडों से गुणा करके जोड़ने पे। मतलब क्या? अगर इसका मुझे प्रसार चाहिए तो देखो मैं पहली पंक्ति, मतलब इसका मान कैसे आएगा? इसका मान ऐसे आएगा बच्चे कि पहली पंक्ति ली, अगर मैंने पहली पंक्ति ली तो A11 इसको गुणा करो C11 से, प्लस A12 को गुणा करो C12 से, प्लस A13 को गुणा करो C13। तो यही तो बोला इसने, अवयवों को संगत सहखंडों से गुणा करके, इस अवयव को इसके सहखंड से गुणा करा, इस अवयव को इसके सहखंड से गुणा करे, इस अवयव को इसके सहखंड से गुणा किया, फिर इनको जोड़ दिया, तो ये सारणिक का मान आता है। क्या? हाँ, ध्यान से सुनो, फिर से सुनो। किसी भी एक पंक्ति के अवयवों को संगत सहखंडों से गुणा करके जोड़ने पे जो मान आता है वो सारणिक का मान होता है। तो ये बात तो ये होगी। अब इसको थोड़ा सा मान निकालने की कोशिश करते हैं। देखो, तो आज तक आपने इसका मान निकालना सीखा होगा, उसका प्रूफ आज देख रहे हैं। तो CIJ को मैं क्या लिख दूंगा? A11 CIJ को -1 की पावर 1 + 1 × M11, क्योंकि CIJ कुछ नहीं होता, M11 होता है, प्लस A12 × -1 की पावर 1 + 2 M12 प्लस A13 × M -1 की पावर 1 + 3 × M13।
तो देख बच्चे इसका वैल्यू तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा। तो ये A11 इंटू M11 क्या होगा, M11 क्या होगा, तो M11 इसको हटाओ, इसको हटाओ, तो ये बचा हुआ है ये M11। इससे जाने वाले पंक्ति को हटाओ, इसको हटाओ। देखिए बच्चे A11 M11 A11 का होता है, तो इससे जाने वाले इसको हटाओ, इसको हटाओ, जो बच गया उसको, जो बच गया ये बचा गया, तो इसका लिख दो यहाँ पे A22 A23 A32 और A33। अरे अभी बता रहा हूं बस अभी, हाँ हाँ अरे यार 2 मिनट तो दे। हाँ इसका ये माइनस हो जाएगा, माइनस A12 12 का चाहिए, तो इसको हटाओ और इसको हटाओ। अब जो बच गया वो लिख दो। इसका सारणिक चाहिए, इसका उपसारणिक चाहिए, तो इसको और इसको हटाओ, फिर बच गया ये बचा 2 तो, और 2 ये बचा। तो याद रखना एक तो ये बचे थे A21 और A31, और एक बचा था A23 और एक A33। फिर ऐसे ही लास्ट वाला A13 ये प्लस ही हो जाएगा, और A13 तो इसको हटाओ, इसको हटाओ, तो ये बच गया A21 A31 A22 A32। अब इसका मान लिख दो। अब इसका मान जो भी आता है A11 इंटू इसको इससे गुणा करो A22 A33 माइनस इसको इससे, अरे इसका लिखना आता है ना, माइनस A12 इसको इससे A21 A33 माइनस A31 A23 और प्लस वो लास्ट वाला A13 इंटू इसको इससे A21 A32 माइनस A31 A22। तो ये आता है, ये मान आता है। और अपन जनरली इसी के सापेक्ष प्रसार करते हैं। क्या देखो, अरे अपन इसका मान कैसे निकालते हैं, याद है ना, इसका मान कैसे निकालते हैं अपन, यही ना, इसके सापेक्ष प्रसार करो तो A11 इंटू दिस, अरे ऐसे करते हैं ना, इसके सापेक्ष तो इसका सापेक्ष तो ये, इसको और इसको हटाओ, तो फिर क्या A22 A33 माइनस, देखो ये माइनस ये, ऐसे करते हैं ना अपन। फिर इसके सापेक्ष आते हैं, तो इसमें अपन माइनस लगाते हैं अपनी तरफ से, याद है क्या, A12 इंटू इसको हटाओ, इसको हटाओ, तो फिर ये कहते हैं अपन A21 A33, याद आया, याद आया, इसको इससे माइनस, इसको इससे माइनस A31 A23। फिर इसको इसके सापेक्ष तो प्लस A13 लिखते हैं, फिर इसको और इसको हटाते, फिर ये बचता है A21 A32 माइनस A31 दिस माइनस दिस A31 A22। यही करते हैं ना अपन, ऐसे ही निकालते हैं ना सारणिक का मान, अरे ऐसे ही निकालते हो ना। तो इस सारणिक का मान निकालने का ये फॉर्मूला होता है और ये प्रोसेस होता है, इसी को यूज करते हैं। ये बकवास अपन बार बार नहीं करेंगे, पर ये बकवास बहुत जरूरी है, वो आगे जाके गुणधर्मों में आपको पता चलेगा कि हाँ। और सारणिक का जो मान जो आज तक आप निकालते आए हो, ये इसका प्रूफ है, ये इसका प्रॉपर प्रूफ है ये, कि अगर सारणिक का मान चाहिए और फिर आप ये भी बोलते हो ना कि किसी भी पंक्ति के सापेक्ष प्रसार कर दो, वो क्यों, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है किसी भी एक पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को। अब ऐसा भी हो सकता है कि अपन इसको इसके सापेक्ष कर दे प्रसार, मतलब इसका मान ऐसा भी हो सकता है कि A12 इसको C12 से गुणा करो, प्लस A13 A22 को C22 से गुणा करो, प्लस A32 को C32 से गुणा करो। ये भी सारणिक का मान है, मतलब अपन इस सारणिक को इसके सापेक्ष भी प्रसार कर सकते हैं, इसके सापेक्ष भी कर सकते हैं, इसके सापेक्ष भी कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, किसी भी एक पंक्ति या स्तंभ के सापेक्ष प्रसार करा जा सकता है इस सारणिक का। बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि तो सारणिक का मान निकालने के लिए इसीलिए अपन बोलते हैं कि किसी भी एक पंक्ति या किसी भी एक स्तंभ के सापेक्ष उसका प्रसार कर दो। तो इस पंक्ति के, इस स्तंभ के, किसी के भी सापेक्ष प्रसार कर दो। और प्रसार करने में ध्यान रखना ये वाला बात, ये जो चिन्ह आते हैं ना, ये देखो ये प्लस का लिखा, यहाँ पे ये माइनस क्यों आ गया और यहाँ पे ये प्लस आया। तो ये जो चिन्ह आते हैं ना बच्चे, ये चिन्ह यहाँ से फिक्स होते हैं, मतलब ये I प्लस जे से डिसाइड होते हैं, क्योंकि यहाँ पे I प्लस जे वाला वो आता है क्या। तो इसलिए ध्यान रखो, इसका प्लस होता है, इसका माइनस, इसका प्लस, इसका माइनस। देखो इन दोनों को जोड़ लो तो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट चलता रहता है, ठीक है क्या। तो इसीलिए ये यहाँ पे माइनस आता है, देखो इसका माइनस आता है। तो ये ध्यान रखना बच्चे, A11 वाले का प्लस आएगा, इसका माइनस, इसका प्लस।
तो अच्छे से कोशिश करो। अब हो सकता है कुछ बच्चे जो पहली पहली बार देख रहे हैं सारणिक को और अभी तक पक्का बोर हो चुके होंगे, मैं गारंटी के साथ अभी तक तो उठ के जा भी चुके होंगे, तो वो सोचें वो आईआईटी का नहीं पढ़ रहे, उनको कोई मतलब नहीं है, उनको सारणिक मतलब सारणिक इससे मतलब है। तो इनसे मतलब है तो मैं बता दूं कि भैया डिटेल में जाना सीखो, और जो जा चुके हैं वो उनको कोई मतलब नहीं, उनको इसको खोलना है बस, तो खोलते रहें भैया, बोर्ड वोर्ड आप कर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अरे इसका बहुत ही गजब का प्रॉपर्टी है, गजब का प्रॉपर्टी, इसी पे वेस्ट आएगा, देखिएगा तो वो कैसे होता है, तो अपने को पता होनी चाहिए। हाँ अब है ये निम्न को ज्ञात करें, जैसे इसका मान ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है, तो देखो बच्चे केस से मान ज्ञात करते हैं, ध्यान से देखिए, और अपन ज्यादातर बार जो करते हैं वही मैं बताता हूं। इसका मान ज्ञात करना है तो इसके सापेक्ष खोलते हैं अपन, इसके सापेक्ष खोलते हैं, तो सबसे पहले लिखते हैं 1, ये, फिर इसको उड़ाते हैं, इसको उड़ाते हैं, ये 1 लिखा और इसको उड़ाया, इसको उड़ाया, अब क्या बचा ये, तो दिस गुणा दिस माइनस दिस गुणा दिस, क्या बोला मैंने। अब देखो इस 1 को लिखा, इसके सापेक्ष प्रसार करने जा रहे हैं, इसको लिखा, इसको और इसको उड़ा दिया, तो फिर क्या आएगा, दिस गुणा दिस माइनस दिस, तो समझ गए, तो करेंगे क्या, 3 गुणा 5 माइनस 2 गुणा 1, क्लियर, दिस गुणा दिस माइनस दिस, फिर ये 2 लिखेंगे पर इससे पहले एक माइनस लगाएंगे, क्यों माइनस लगाना है, फिर क्या करो, इसको उड़ाओ, इसको उड़ाओ, तब दिस गुणा दिस माइनस दिस गुणा दिस, तो याद रखना मन ही मन में करते हैं, इसको उड़ाया, इसको उड़ाया, तो ये 0 गुणा 5 माइनस इसको उड़ाया, इसको उड़ाया, 0 गुणा 5 माइनस 1 गुणा 1, फिर क्या होता है, फिर 1, ये वाला 1 लिखते हैं, इसको उड़ाया, इसको उड़ाया, ये 0 गुणा 2 माइनस 1 गुणा 3, तो इसको उड़ाया, इसको उड़ाया, तो 0 गुणा 2, 0 गुणा 2 माइनस 1 गुणा 3, ये होता है बच्चे एग्जैक्ट, ये आपको करना है एग्जैक्ट, तो 1 गुणा ये 15 माइनस 2, तो 13 आ गएगा, 15 माइनस 2 13, माइनस और माइनस देखो ये 0 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, ये माइनस का 3 देख लो बच्चे, 0 माइनस 3, तो ये हो जाएगा कुल मिला के 12, और तो 15 माइनस 3 तो 12 हो जाएगा ये, तो ये आंसर बच्चे। देख बच्चे किसी को अगर ये नहीं आता तो गौर से देख ले, गौर से देख ले, और अपन 2-3 एग्जांपल लेंगे भाई इससे, और जिसको आता है वो फास्ट फास्ट, जिसको आता है फास्ट फास्ट, है ना, तो ये सीधा सीधा आ जाएगा। तो देखो क्या करा, इसके सापेक्ष खोला तो 1 लिखा, फिर इसको उड़ाया, इसको उड़ाया, दिस गुणा दिस माइनस दिस गुणा दिस, फिर यहां जब ये 2 लिखेंगे तो एक माइनस और लगाना पड़ेगा अपनी तरफ से, फिर इसको उड़ाया, इसको उड़ाया, तो इसको उड़ाया, इसको उड़ाया, तो क्या आ रहा है, इसको उड़ाया, इसको, तो 0 गुणा 5 माइनस 1 गुणा 1, फिर इसको लिखा, तो ऐसे ऐसे, तो ये आ जाएगा, ठीक है क्या। अब 2-3 ऐसे ही करते हैं, और इस पे लिखा भी हुआ है, सेकंड तथा थर्ड को याद करें, मतलब इसको लिखना भी है, याद भी करना है। तो बोलिए बच्चे इसका आंसर है, खुद से लिख लो, ए गुणा, देखो इसके सापेक्ष ही खोलते हैं अपन ज्यादातर टाइम, ए गुणा, इसको उड़ाओ, इसको उड़ाओ, तो क्या आएगा, BC माइनस ए स्क्वायर, BC माइनस ए स्क्वायर, फिर माइनस अपनी तरफ से लगाएंगे, ये लिखेंगे B लिखेंगे, तो इसको उड़ाओ, इसको उड़ाओ, इसको उड़ाओ, इसको उड़ाओ, तो ये B स्क्वायर माइनस AC, तो ये B स्क्वायर माइनस AC, फिर प्लस का C, इसको लिखो, इसको उड़ाओ, इसको उड़ाओ, तो AB माइनस C स्क्वायर, ये क्या आएगा बच्चे, इसके सापेक्ष, तो इसको उड़ाओ, इसको उड़ाओ, तो AB माइनस C स्क्वायर, तो इससे ज्यादा आपको टाइम नहीं लगना चाहिए, तो बच्चे बोलिए ABC माइनस A क्यूब माइनस B क्यूब माइनस माइनस प्लस ABC हो गया, प्लस ABC माइनस C क्यूब, थोड़ा अच्छा से देखेंगे तो माइनस का A क्यूब आ रहा है, माइनस का B क्यूब आ रहा है, माइनस का C क्यूब आ रहा है, और प्लस का ABC प्लस का 3ABC, इसको थोड़ा अच्छा लिख लेंगे यार, थोड़ा सा अच्छा लिख लेते हैं, तो माइनस A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब माइनस 3ABC, तो ये आपको याद रहना चाहिए। इसका वैल्यू ABC BCA CAB, देखो साइक्लिक है, ABC BCA CAB, इसका मान सीधा ये याद रहना चाहिए, मेरे हिसाब से तो ये याद रहना चाहिए आपको। अरे स्पीड तभी आएगी जब चीजें याद रहेंगी, तो इसका मान ये याद होना चाहिए, और इसके बाद इसका गुणनखंड सभी को आना चाहिए, इसके गुणनखंड सभी को आने चाहिए। इसका गुणनखंड क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी इंटू एक होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये तो सबको पता होगा।
फिर इसका भी ये गुणनखंड होता है, इसका भी ये गुणनखंड होता है बच्चे, इसका भी ये गुणनखंड होता है 1/2 इंटू, इसका भी ये गुणनखंड होता है 1/2 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का। वापस खोल लेना तब समझ में आ जाएगा। इसका भी ये गुणनखंड होता है। और अब इन दोनों से अच्छी बात निकल के ये आती है बच्चे कि देखो इसका गुणनखंड ऐसा होता है, इसका गुणनखंड ऐसा होता है, इसका गुणनखंड ऐसा होने का मतलब ये है कि देखिए बच्चे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए हमेशा ही 0 या 0 से बड़ा रहेगा। क्यों? क्योंकि इसका मान ये होता है, अब ये तो देखो ये तो पूर्ण वर्ग है तो इसका मान 0 या 0 से बड़ा होता है। और ये 0 कब होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू 0। ये 0 कब होगा? ये 0 कब होगा? तो इसको 0 होने के लिए देखिए बच्चे इसको ऐसे लिख लेते हैं अपन, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये लिख रहा। तो बताओ ये 0 कब होगा? ये 0 कब होगा? जब ये भी 0 हो, ये भी 0 हो, ये भी 0 हो। मतलब ये 0 कब होगा? जब ये 0 हो, ये 0 हो, ये अरे तीन पूर्ण वर्गों का योग 0। तो ये a बराबर b, यहाँ से b बराबर c और यहाँ से c बराबर। तो कुल मिला के आएगा ये 0 कब होगा? जब a बराबर b। तो ये भी अपने को एक इंटरनल इंफॉर्मेशन है, याद रहनी चाहिए कि इसका मान 0 या 0 से बड़ा होता है। ये 0 कब होता है? जब a b c तीनों बराबर हो जाए। तो कुल मिला के ये भी ध्यान रखना होता है, अरे 10th क्लास का ही है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 0। ये 0 कब होता है? ये 0 होने का मतलब है इसका गुणनखंड ये। तो या तो देखो a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। तो या तो ये 0 हो जाए या तो ये 0 हो जाए। तो इसका मतलब है इसका a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 या ये 0। अब ये 0 कब होता है? जब a बराबर b बराबर c। तो इसका मतलब ये होता है। तो ध्यान रखना कि ये 0 कब होता है। ये अलग से फॉर्मूला लिखा है मैंने, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 कब होता है? जब ये 0 हो जाए। यही तो ये एक ऐसा भी होता है शायद, अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc हो गया क्या? अरे इसी को लिखा है, इसी को लिखा है। देखो अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो गया तो ये 0 मतलब a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब का 3abc। तो ये इसके अलग अलग फॉर्मेट है बच्चे जो अपने को ध्यान, बाकी तो कुछ नहीं है। देखो इसका ओपन करना सबको आता है तो ये याद रहेगा। और इसके जो अलग अलग गुणनखंड है वो यहाँ समझाने की कोशिश की जा रही है, कोशिश करिए आप भी समझ जाएंगे। तो ये बहुत ही सिंपल सी चीज है। हाँ ये अब इसका सबको पता होगा, इसको एक बार करके लिख के देख लो, प्रैक्टिस के लिए भी दे दिया, बाकी याद भी रखना होता है। ये याद रखना होता है। इसको प्रैक्टिस के लिए लिखोगे तो क्या आ रहा है? a इंटू बी सी माइनस एफ स्क्वायर और माइनस एच इंटू, इसको उड़ाओ इसको उड़ाओ, देखो अरे ऐसे ही उड़ाते हैं मन ही मन में, इसको उड़ाया तो एच सी माइनस जी एफ, एच सी माइनस जी एफ, क्या सही लिखा है? एच सी माइनस जी एफ प्लस जी, इसको या एच एफ माइनस बी जी। तो देखिए बच्चे ये क्या आएगा? ए बी सी माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर प्लस एफ जी एच प्लस एफ जी एच माइनस बी जी स्क्वायर। अगर गौर से देखेंगे तो ये आ रहा है ए बी सी प्लस ये और ये प्लस 2 एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर। और ये याद भी होगा, स्ट्रेट लाइन में बहुत बार यूज हुआ होगा। इसका मान ये होता है, इसका मान ये होता है, याद रखना ए बी सी प्लस 2 एफ जी एफ माइनस एफ। और ये है एक सममित अवयव है, ए एच जी ए बी सी जी एफ बी एफ। हाँ ऐसे ही कुछ है क्या? बिल्कुल, तो कर सकते हैं। इसका मान देखिए बच्चे, इसका मान तुम खुद से करोगे। अब यहाँ पे मैं क्या सिखाना चाह रहा हूं, इसका मान बताओ, इसका मान बताओ। देखो इसका मान तुम इससे तो मुझे पता है ले ही आओगे, इसके सापेक्ष तो ले ही आओगे, पर देखो यहाँ 2 0 है तो इसके सापेक्ष करोगे ना तो बहुत फायदा है। अगर आप इसके सापेक्ष विस्तार करोगे तो बहुत फायदा है। क्यों? क्योंकि केवल एक ही लिखना पड़ेगा। मतलब ये देखो प्लस ये माइनस, तो -3 इंटू इसको हटाओ इसको हटाओ तो क्या आएगा? माइनस ये और माइनस ये, समझ गए क्या? तो -3 के सापेक्ष कर रहे हैं तो -3 इंटू 7 -4 इंटू -4
और बाकी तो दोनों 0 0 आ जाएंगे ना। तो मैंने इसका प्रसार किया इसके सापेक्ष, तो कितना जल्दी आंसर आ रहा है, बाकी दो 0। देखिए बच्चे ध्यान से सुनिए, मैं किसी भी पंक्ति या स्तंभ के सापेक्ष कर सकता था, तो इसका मैंने करा इसके सापेक्ष, तो जल्दी आंसर आएगा। अगर इसके सापेक्ष करते तो टाइम लगता, तो ये नॉट प्रीफेबल है यहाँ पे ये, इसलिए -3 इंटू -21 और ये प्लस का 16, तो कितना हो जाएगा, -3 इंटू कितना हो रहा है -5, तो 15 आंसर आ गया। तो समझ रहे हो बात। इसमें क्या करा मैंने कि आप इसके सापेक्ष प्रसार करो तो जल्दी आएगा। अब इसमें ये है आपका, इसका आंसर आप लाएंगे और लिखेंगे। तो इसका ये होमवर्क है, जल्दी सब कमेंट करके इसका आंसर बताओ, और ये भी बताओ कि इस क्वेश्चन को करने में आपको कितना टाइम लगा। कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, कमेंट करिए और उसके साथ टाइम भी लिखिए, और फिर अगले वीडियो में इस क्वेश्चन का मैं आंसर बताऊंगा और टाइम भी बताऊंगा कितने टाइम में आएगा। सुन लिया? और यहां तक आए हो तो ये बिल्कुल करिए बच्चे। अगर आपने एक बार कमेंट कर दिया ना कि इस क्वेश्चन का मैंने आंसर ये आ रहा है सर और इतना टाइम लगाया, तो आप जो चीज है ना इसमें सीखने वाली, वो जिंदगी भर आपकी परमानेंट हो जाएगी। अगर इसका आपने आंसर और नहीं लिखोगे ना, तो 5 दिन बाद में भूल जाओगे कि कुछ ऐसा बकवास भी किया था सर ने। इस क्वेश्चन का आंसर मैं चाहता हूं सब कमेंट में लिखें, उसके साथ ये भी लिखें टाइम टेकन, कितना टाइम में आपका आंसर आया इसका। सब कुछ सिखा दिया मैंने तो, हाँ बिल्कुल लिखिएगा बच्चे, बिल्कुल। हाँ अब आते हैं एक क्वेश्चन पे, ये एक छोटा सा क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो अब इसमें देखो सीधी सीधी बात करते हैं, है तो x का मान, तो इसके सापेक्ष प्रसार कर देते हैं। तो x गुणा दिस -6 -4 माइनस, देखिए ध्यान से, -1 अपनी तरफ से, फिर एक यहां पे है -6। अब इसमें क्या होगा, इसको हटाओ तो ये 4x, देखिए इसको हटाओ तो ये 4x और ये -0, और फिर +1 इंटू इसको हटाओ तो 2x -0। क्लियर हो गया, आगे तो 0 था ही, तो ये कितना हो गया, -10x, माइनस यहाँ पे प्लस हो गया है बच्चे, ये इंटू 4x और प्लस यहाँ पे 2x इक्वल टू 0। तो देखिए बच्चे ये कितना होगा, -10x प्लस का 24x प्लस का 2x इक्वल टू 0। तो कितना होगा, 26 - 10 तो 16x बराबर 0। तो x का 16 को भाग दे दो, x बराबर 0। समझ गए क्या? तो x बराबर 0 आ गया, क्लियर है। तो बहुत आसानी से कर सकते हैं, और ये अपनी डीपीपी है, अच्छे से करिए पूरा। और अगर आप सही से फॉलो करते हो लेक्चर्स को, तो आप लाइव क्लास में आ सकते हो 8:15 बजे मंडे को, और इस गूगल कोड का ज्वाइन करके कर सकते हैं। क्लियर है क्या? और ऐसे ही वीडियोस अगर आप चाहते हैं आते रहें, तो बिल्कुल बच्चे क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में कि एक ही चीज है जो ऐसे वीडियोस को लाने में मदद कर सकती है, वो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट। क्या बात क्लियर है? बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।